हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो बिना देर किए सीधा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द टर्म फॉर रैपिड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो रैपिड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोल देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। नेम द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप बाय सीडीआरआई। सीडीआरआई यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सीडीआरआई की फुल फॉर्म क्या होगी थी? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डेवलप किया था लखनऊ के अंदर। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सहेली। उसका नाम क्या था? सहेली। सहेली क्या होती है? एक टाइप का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है जो सीडीआरआई लखनऊ के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, डेवलप किया गया था। एक्सपेंड द टर्म्स एमटीपी एंड आईसीएसआई। तो एमटीपी की फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। एमटीपी यानी, एनटीपी म्हणजे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आईसीएसआई की फुल फॉर्म क्या होगी? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आईसीएसआई की फुल फॉर्म होती है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जितनी भी फुल फॉर्म्स है, ZIFT, ठीक है, GIFT, ART, ठीक है, IVF, AI, ये सारी फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। तो सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट कौन होता है? सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट होता है ट्रेपोनीमा पैलिडम। ट्रेपोनीमा पैलिडम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। कि तुम सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ अवेयरनेस वगैरह क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी के अंदर। इज एन इफेक्टिव मेथड, क्या ये इफेक्टिव मेथड है इंप्रूव करने के लिए लोगों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ? तो ऑब्वियसली अगर तुम लोगों को अवेयर कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, कैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाए, अगर ये सारी अवेयरनेस क्रिएट करवा रहे हो, तो काफी सारे जो हेल्थ रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज होंगे वो रिजोल्व हो जाएंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? ये वाला स्टेटमेंट है ट्रू। व्हाट इज मेंट बाय RCH? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था बच्चे दो ही अच्छे, यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। RCH की फुल फॉर्म क्या होती है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन इन इम्प्लांटेशन। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ये ओव्यूलेशन भी प्रिवेंट कर सकती है और इम्प्लांटेशन भी। ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है इनमें कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह, या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं? ओव्यूलेशन नहीं होने देंगे। अगर हार्मोनल इंबैलेंस होगा तो पहली चीज तो ओव्यूलेशन नहीं होगी। दूसरा, जो यूट्रस है वो भी हॉस्टाइल हो गई है, वो भी अब कैपेबल नहीं है इम्प्लांटेशन के लिए, तो इम्प्लांटेशन भी रुक गई। तो वाला स्टेटमेंट ट्रू है? जी बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम एनी टू बैरियर यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल फॉर बर्थ कंट्रोल। अब मेल में तो सबको पता है कॉन्डम्स वगैरह यूज होती हैं। फीमेल में कौन कौन से बैरियर होते हैं? तो फीमेल में सबसे पहला होता है सर्वाइकल कैप। सबसे पहला होता है सर्वाइकल कैप। दूसरा है डायफ्राम। तीसरा है वोल्ट। ये तीनों क्या है? कुछ बैरियर्स हैं जो फीमेल्स के थ्रू यूज होते हैं। इनमें से कोई भी दो लिख देना, और मैं यही सजेस्ट करूंगा तीनों ही याद कर लो। कौन कौन से? सर्वाइकल कैप, डायफ्राम्स एंड द वोल्ट्स। व्हाट इज एमटीपी? फिर से सेम सवाल, वाह। ठीक है, एमटीपी का मतलब क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब होता है एमटीपी का। एमटीपी रेफर टू द इंटेंशनल। एमटीपी में क्या होता है? हम जानबूझ के वॉलेंट्री टर्मिनेट करवा देते हैं प्रेगनेंसी को बिफोर बच्चा गेट फुल्ली मैच्योर। ठीक है, जब तक हमारा बच्चा फुल्ली मैच्योर ना हो जाए उससे पहले हम उसको हटवा देते हैं। ठीक है, उसको टर्मिनेट करवा देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एमटीपी। और एमटीपी कब तक सेफ होती है? ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ कंसीडर की जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक एमटीपी इज कंसीडर्ड सेफ। और किसके थ्रू होगी? मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये नहीं होगा कि तुम खुद कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, तुम अजवाइन खा रहे हो, बहुत सारा नमक वगैरह डाल रहे हो, उसमें काली मिर्च डाल के तुम्हें लग रहा हो कि तुम एमटीपी करवा सकते हो, पर ऐसा नहीं होता बच्चा। ठीक है, तुम्हें मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प लेनी होती है एमटीपी करवाने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली दो सेक्सुअली यानी एसटीडीज के हमें नाम बताने हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाली दो एसटीडी कौन कौन सी होती है? एक होती है सिफिलिस और दूसरी होती है गोनेरिया। एक तो होंगी हमारी सिफिलिस एंड दूसरी गोनेरिया। ये दोनों बीमारियां किससे होंगी? बैक्टीरिया से। ये दोनों एसटीडी किसके थ्रू होगी? बैक्टीरिया से, सिफिलिस एंड गोनेरिया। क्वेश्चन नंबर 12, इन पॉपुलेशन ग्रोथ का द अर्ली फेज इज आल्सो कॉल्ड एज, स्टार्टिंग में धीरे धीरे ग्रो करता है तो अर्ली फेज इज आल्सो नोन एज लैग फेज। अर्ली फेज इज आल्सो नोन एज लैग फेज। नेम द टेक्निक बाय विच फाउंड द एड्स, बाय विच वी कैन फाउंड द एड्स। तो एड्स को पता लगाने के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट वगैरह होता है वो कौन सा होता है? ELISA, एलिसा। ठीक है, एलिसा बड़ी काम की चीज है। तो एलिसा से हम पता लगा सकते हैं एड्स का। अच्छा, फुल फॉर्म क्या होती है एलिसा टेस्ट की? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरबेंट ऐसे। ESSAY वाला नहीं है, कैपिटल ए वाला ऐसे है ये। ठीक है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, यानी एलिसा से हम पता लगा सकते हैं एड्स का। राइट द फुल फॉर्म ऑफ जिफ्ट। अभी कहा था मैंने जितनी भी फुल फॉर्म्स है ना तुम्हारी ZIFT GIFT उन सबको अच्छे से याद कर लेना। तो जिफ्ट की फुल फॉर्म होती है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नेम द टेक्निक इन विच रिमूवल ऑफ सेगमेंट ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब की बात कर रही है, FALLOPIAN, फेलोपियन ट्यूब। तो क्या कर रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब का कोई भी सेगमेंट कट कर रहे हैं, उसको टाई अप कर रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्यूबक्टोमी। क्या बोलेंगे इसको? ट्यूबक्टोमी। अगर मेल में वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं, टाई अप कर देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? वेसेक्टोमी। और ये दोनों ही प्रोसेस, इसका तो आंसर क्या है? ट्यूबक्टोमी। ठीक है, यहीं पे बता रहा हूं, एक वेसेक्टोमी भी होती है, VASECTOMY, जो हमें बेसिकली मेल्स के अंदर देखने को मिलती है। जो हमें किस में देखने को मिलेगी? मेल्स में देखने को मिलेगी। और मेल्स में हम क्या कर देते हैं? उसमें वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं और उसको टाई अप कर देते हैं। दिस प्रोसेस विल बी नोन एज वेसेक्टोमी। ये जो दोनों प्रोसेस है ना, ट्यूबक्टोमी, वेसेक्टोमी, ये दोनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इनको आपको बड़े ही अच्छे से कर लेना है, बड़े ही प्यार से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUCD। IUCD की फुल फॉर्म क्या होगी? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। आपने सिर्फ एनसीईआरटी में, अपने एनसीईआरटी में क्या देखा? सिर्फ IUD दे रखा है। IUD का मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, एनसीईआरटी में सिर्फ IUD दे रखा है। यहाँ पे उन्होंने C इंक्लूड कर दिया, तो C हमें पता है ना, एक टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव है ना IUD। तो पूरी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज नोन एज IUCD। राइट द फुल फॉर्म ऑफ HIV एंड एड्स। कितना प्यारा, कितना हलवा क्वेश्चन है कि भैया HIV और एड्स की फुल फॉर्म बतानी है। कोई भी बता देगा भाई, नींद से उठ के बता दोगे तुम, और या तो सोते सोते ही बता दोगे, सपनों में बता दोगे। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म होगी अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV की फुल फॉर्म इज नोन एज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो यहां तक हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो यहां से इंपॉर्टेंट थे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ भी वापस से रिपीट अगर करना हो, तो आप लाइव चैट में लिख सकते हैं। अगर कुछ दूसरा टॉपिक जो इससे रिलेटेड ना हो आपको पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूंगा। डोंट वरी, बढ़िया से मेहनत करके पढ़ते रहो। चलो, क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द सोशल कॉज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसके रीजंस बताओ। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता भैया। तो सोशल कॉज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आर, एक तो इलिटरेसी इन सोसाइटी। अब लोगों को पता है, बच्चा क्या लगता है, जैसे जो गरीब फैमिली होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उनको क्या लगता है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे, ठीक है, हमारे परिवार में जितने ज्यादा बच्चे होंगे, तो हम किसी से ये काम करवाएंगे, किसी को दुकान खुलवा देंगे, कोई ये बिजनेस करेगा। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा क्या करेंगे, हमें पैसे आएंगे एक तरह से इनडायरेक्टली। ठीक है, इलिटरेट एक गरीब क्या सोचेगा? ज्यादा पीपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ज्यादा मनी। पर उन्हें ये नहीं पता कि खर्चे भी उतने ही लग जाते हैं। चलो, वो तो चलो डिफरेंट चीज हो गई है।
ठीक है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो गया है। पर ये सोच के लोग क्या करते हैं, ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है, ज्यादा बच्चे बनाते रहते हैं, तो ये इससे क्या होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। लो लेवल ऑफ सोसाइटी की, भाई सोसाइटी काफी गरीब है तो गरीबों को यही लगता है ना कि जितने लोग होंगे उतनी उनकी हेल्प होगी परिवार में। थर्ड रीजन क्या है, वेरियस ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन लाइक सन लीड टू प्रोजेनी। ठीक है, अब क्या, क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है कि मान लो किसी के है ना एक कपल है, उसके पहले एक लड़की हो गई, ठीक है, अब वो ये तो है नहीं कि एमटीपी करवा लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करवा सकते ना, फीमेल फिटिसाइड इज बैन। तो वो क्या करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे कोइटस करने का, फिर से लड़की हो गई, चलो उन्होंने फिर से ट्राई किया, फिर से लड़की हो गई, फिर से ट्राई किया, फिर से लड़की हो गई, फिर से ट्राई किया, फिर से लड़की हो गई, ऐसे होती जा रही होती जा रही होती जा रही है। फाइनली ट्राई करने पे उनके एक लड़का हुआ। तो मान लो 6 से 7 लड़कियां होने के बाद में एक लड़का हुआ, जो लड़का उनको क्या लगता है कि हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, इसलिए वो पैदा ही करते जा रहे थे, तो इससे भी क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। फिर क्या होता है, कुछ सोशल बैरियर्स भी होते हैं कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वगैरह नहीं यूज करने चाहिए, अच्छा फील नहीं होता है, प्लेजर वगैरह नहीं आता है, तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं ना, तो इससे भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। फिर क्या है, अर्ली चाइल्ड मैरिज। कई बार गवर्नमेंट क्यों कहती है कि भाई एक लड़का और एक लड़की की है ना एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए जिसके बाद उनकी शादी होनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जब वो छोटे होते हैं, मतलब थोड़े से कम, जब रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं होते, तो उनको पता नहीं होता ना कि कितने बच्चे प्रोड्यूस करने चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, व्हाट इज द सेफ टाइम टू हैव कोइटस वगैरह, कुछ आइडिया नहीं होता है, तो इसलिए ये भी एक रीजन है। सोशल बैकवर्डनेस, ठीक है, कोई इस चीज को मानता ही नहीं है, ठीक है, तो सोशल बैकवर्डनेस है, पिछड़े हुए हैं, तो ये चलता रहे, तो हमें क्या करनी चाहिए, अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करनी चाहिए इनसे रिलेटेड। तो अगर ये आ जाए कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज होने के रीजन बता दो, तो 6 पॉइंट्स है, आप लिख सकते हो, 2 मार्क्स इजिली गेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी है, अगर मेरे को उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रखना है, मतलब क्यों रखना है ये बताना है। तो एक तो एसटीडीज को कंट्रोल करने के लिए, भाई जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जो वेनरल डिजीज होती है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है वो अवेयरनेस वगैरह, सिग्निफिकेंस ही है। दूसरा क्या है, लेस डेथ ड्यू टू रिप्रोडक्टिव रिलेटेड हेल्थ, ठीक है, अगर सोसाइटी में मैं क्या करूंगा, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी रहेगी तो भाई लोगों की मृत्यु कम होगी, ठीक है, क्या होगी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होगी, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम होंगी, ठीक है, ये सारे चीजें कम होंगी। फिर क्या है, पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाएगी, अगर मैं सही से करता हूं तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। और लास्ट ऑप्शन क्या है, नॉट ओनली द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ मैन एंड वुमेन अफेक्ट शी द हेल्थ ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, अगर पेरेंट्स की हेल्थ सही रहती है तो उनके आने वाली अपकमिंग जनरेशन की हेल्थ भी ऑटोमेटिकली सही हो जाती है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैन नॉट बी कंसिडर एड कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन वाई। कि भाई इन्होंने कह दिया कि तुम जैसे ट्यूबेक्टोमी में है ना ओविडक्ट को कट वगैरह कर रहे थे, ठीक है, उसमें मेल वाले में वास्ट डिफरेंस को कट कर रहे थे, तुम डायरेक्टली उनके गोनाड से कट क्यों नहीं कर देते, उनको ही क्यों रिमूव नहीं कर देते, जैसे मेल से तुमने टेस्टिस हटा दिया, फीमेल से तुमने ओवरी ही हटा दी, तुम डायरेक्टली ये क्यों नहीं कर सकते, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी टाइप की बात है ये। तो भाई हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि ये जो टेस्टिस एंड ओवरी होती है, इनका काम सिर्फ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनाना नहीं होता, इनका काम होता है हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करना। तो अगर टेस्टिस एंड ओवरीज नहीं होंगी तो भैया हॉर्मोन्स कहां से प्रोड्यूस होंगे, और हॉर्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी, उन सब के लिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आंसर है रिमूवल ऑफ गोनेट्स नॉट ओनली स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, ये सिर्फ गैमेट्स के प्रोडक्शन को ही नहीं रोकते हैं, बट दे ऑल्सो स्टॉप द सिक्रीशन, कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनके सिक्रीशन भी रुक जाएंगे जो बहुत जरूरी होते थे बॉडी को नॉर्मली फंक्शन करने के लिए। तो अगर इनको हटाऊंगा तो मेरे पास ये हॉर्मोन्स भी नहीं रहेंगे। मोर ओवर ये जो मेथड होता है ना इरिवर्सिबल होता है, अगर एक बार हो गया तो हो ही गया, इसको वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता। और हमें पता है एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, अमाइनो सिंथेसिस फॉर सेक्रेटोमेशन इन बैंड इन आवर कंट्री, जो अमीनो सिंथेसिस है उसको बैन कर दिया गया है हमारी कंट्री के अंदर, क्यों कर दिया गया है, क्योंकि देखो अमीनो सिंथेसिस एक अच्छी टेक्निक है, इससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह का पता लगा सकते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का पता लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज करना शुरू कर दिया था। अब वो अमीनो सिंथेसिस से क्रोमोसोम का पैटर्न पता लगाते थे कि एक्स एक्स है या एक्स वाई है, जैसे ही एक्स एक्स होता था उनको पता चलता था तो लड़की होगी, तो उसको पहले ही मार देते थे, ठीक है, अबॉर्शन करवा देते थे। तो इसलिए इस टेक्निक को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट ईयर जो पेपर्स है उनमें तुम्हें देखने को मिल भी जाएगा, तो इसको बहुत ही सावधानी से बहुत ही अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे लिख रखा है यस द बैन इज नेसेसरी, ये जो एमिनो साइंटिस्ट पे बैन किया है ये जरूरी है। क्यों जरूरी है, बिकॉज एमिनो साइंटिस्ट का मिसयूज करने लग गए थे लोग, क्या किस लिए करने लग गए थे, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी, फिर उस फीटस की हत्या करने लग गए थे, चाइल्ड अबॉर्शन करने लग गए थे,
फीमेल फिटिसाइड करने लगे थे, इसलिए दिस प्रोसेस इज इलीगल। इसलिए ये वाली प्रोसेस क्या है, इलीगल है, क्योंकि इससे फीटस का नुकसान हो रहा है और जो हमारा सेक्स रेशियो होता है, मेल टू फीमेल का जो सेक्स रेशियो होता है वो भी क्या हो रहा है, इससे डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर इम्प्लांट्स एंड हाउ डू दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। तो इम्प्लांट्स क्या होते हैं, बेसिकली कुछ नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो हम अंडर द स्किन लगाते हैं फीमेल्स, ठीक है, अंडर द स्किन लगाती है, और ये इंप्लांट्स क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट में केमिकल्स यानी हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट करते रहते हैं, जिससे बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिससे ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन में दिक्कत होती है, अच्छे से नहीं हो पाते, तो इससे प्रेगनेंसी वगैरह प्रिवेंट हो जाती है। तो देखते हैं द स्ट्रक्चर, इम्प्लांट के बारे में बता रहे हैं कि इम्प्लांट क्या होते हैं, वो वाले स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। कौन से हार्मोन, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऐसे कुछ टाइप के कुछ हार्मोन्स होते हैं, और इनको अंडर द स्किन लगाया जाता है, और ये क्या कर देते हैं, प्रेगनेंसी प्रिवेंट करते हैं। हाउ डज कॉपर टी एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव। जो कॉपर टी होता है वो कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह क्यों एक्ट करेगा, ठीक है, तो हमें पता है जो कॉपर टी होता है इसमें कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, कुछ साइटोकाइंस, क्यों नहीं लिखा जा रहा, कुछ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म मोटिलिटी को प्रिवेंट कर देते हैं, स्पर्म मोटिलिटी प्रिवेंट करते हैं, उसको पहुंचने ही नहीं देते एग सेल तक, तो अगर वो पहुंचेगा ही नहीं तो भैया फर्टिलाइजेशन काहे होगा, ठीक है, वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, इसलिए। तो आंसर देखिए, इट इज अ इंट्रायूटेराइन डिवाइस। कॉपर टी क्या होता है, एक टाइप का इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है जिसके अंदर आयोनाइज्ड कॉपर पाए जाते हैं। द कॉपर डिफ्यूज इनटू द न्यूट्रस, ये कॉपर कहाँ निकल जाते हैं, यूट्रस में निकल जाते हैं। एंड ब्रिंग, और क्या रिलीज करवाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस साइटोकाइन रिलीज करवाते हैं। ये क्या करेंगे, इनहिबिट कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को, और अगर स्पर्म मोटाइल नहीं रह पाएगा तो वो ओवा तक पहुंच नहीं पाएगा, ओवा तक पहुंच नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन ना ही होगा बाबा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर एसटीडी, मेंशन एनी टू ऑफ इट। एसटीडी क्या होती है और दो के नाम बता दो। STDs आर बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स वगैरह के थ्रू जो बीमारी फैलती है उसको हम कहते हैं STDs। दो STDs के नाम बताओ, दो STD के नाम यहाँ पे गिवन है, सिफिलिस एंड गोनेरिया, ठीक है, जो बैक्टीरिया से होते हैं बेसिकली, जो बैक्टीरियल STDs है। तो सिफिलिस एंड गोनेरिया दो टाइप के STDs हैं जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से आगे फैलती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, गिव अनदर नेम फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का और नाम क्या है, वेनरल डिजीज होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। नेम टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच आर क्यूरेबल, तो कुछ दो बीमारियों के नाम बताओ जो क्यूरेबल है, जिनको वापस से ठीक किया जा सकता है, और दो बीमारियों का नाम बताओ जो नॉट क्यूरेबल है, जो वापस से ठीक नहीं होंगी, एक बार हो गई तो अब तुम लाइफ टाइम सफर करो अब इस बीमारी से, ठीक है, तुम्हारे कुछ कर्म कांड ही ऐसे थे जो तुम्हें सफर करना होगा। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है 25 का आंसर, रिप्रोडक्टिव यानी सॉरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का दूसरा नाम होता है वेनिरल डिजीज, यानी जिसको हम शॉर्ट में वीडी कहते हैं। वीडी सिर्फ सरी नहीं होती, वेनिरल डिजीज भी होती है। दूसरी बीमारी है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी आरटीआई, ठीक है, ये एसटीडीज को ही हम कहते हैं। फिर इसमें दो क्लासिफिकेशन होते हैं, क्यूरेबल और एक नॉन क्यूरेबल। क्यूरेबल बीमारी जिनको वापस से क्यूर किया जा सकता है, जिनको ट्रीट किया जा सकता है, तो सिफिलिस एंड गोनेरिया जो बैक्टीरियल बीमारी उनको ठीक किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी एंड एड जो वायरस से होती है, ये बीमारियां ठीक नहीं होती, अलोंग विद जेनाइटिस हर्पिस भी नॉन क्यूरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन एनी वन नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। कोई भी एक टाइप का नेचुरल मेथड बता दो, जैसे लैक्टेशनल एमिनोरिया, कि भाई जिस टाइम पे इंटेंस लैक्टेशन होता है फीमेल में उस टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। जैसे पीरियडिक एब्सिस्टेंस, यानी हमें पता है कि 14 डे पे ओवा रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है, तो उससे जस्ट 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद में अगर हम कोइटस ना करें तो क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सकती है। तीसरा मेथड क्या था नेचुरल डिवाइस में, कि मान लो एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, जब इजैकुलेशन होने वाला है उससे जस्ट बिफोर अगर मैं पेनिस को विड्रॉ कर लेता हूं फ्रॉम द वजाइना, तो उससे भी क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, इसका आंसर, वन ऑफ द नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज पीरियडिक एब्सिस्टेंस। उनमें से एक क्या है, पीरियडिक एब्सिस्टेंस है। इसमें क्या होता है, द कपल अवॉइड करता है कोइटस यानी इंटरकोर्स अवॉइड करता है, कौन से दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, जब हमें पता है कि ओव्यूलेशन होने वाला है एट द 14th डे, जो कि फर्टाइल पीरियड कहलाया जाता है, ठीक है, इट इज द हाईली फर्टाइल पीरियड। इस टाइम पे अगर हम कोइटस को अवॉइड कर लेंगे तो चांसेस आर नेग्लिजिबल कि फीमेल विल गेट प्रेग्नेंट।
द मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट द ओवम रिमेन अलाइव फॉर 1 to 2 days। ये जो मेथड होता है ना, इसमें क्या लगता है, हमें पता है कि जो ओवा होता है ना, इसका लाइफ स्पैन होगा 1 to 2 days, और जो स्पर्म होगा उसका कितना होगा, 3 days होगा। तो इस टाइम पीरियड पे अगर मैं अवॉइड कर लूं, ठीक है, ये टाइम पीरियड अवॉइड कर लूंगा, तो चीज भी, फर्टिलाइजेशन भी अवॉइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 तक हो चुका है ना, सॉरी 26 हो चुके हैं। अब देखो 27, डिफाइन कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव, मेंशन एनी 4 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया ब्रह्मांड संसार के सारे स्टार लगा लो इस वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए 27 का आंसर देखते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव इज द मेथड विच प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या फिर मेथड्स वो वाले मेथड्स होते हैं जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। एन आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली, यानी इसमें तुम्हें प्राइवेसी मिलनी चाहिए, इजीली तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इसको कैसे पहन सकते हो, और अलॉन्ग विद इसमें तुम्हें प्राइवेसी भी मिलनी चाहिए। एक पॉइंट इंक्लूड कर लेंगे हम कि ये प्राइवेसी भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, किसी डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ रही है सब यूज करने के लिए। तो प्राइवेट भी होने चाहिए, दूसरा यूजर फ्रेंडली भी, ठीक है, इजी टू वियर होने चाहिए, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या, इजीली अवेलेबल, मार्केट में इनकी अवेलेबिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, जिस भी मेडिकल शॉप पे मैं लेने जाऊं मुझे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। थर्ड क्या है, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल। ऐसा नहीं है कि भाई ये चलो अच्छे भी हैं, प्राइवेट भी है, खुद से पहन सकते हैं इनको, लेकिन ये इफेक्टिव भी होने चाहिए, इनका कुछ ना कुछ असर भी होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स रिवर्सिबल होने चाहिए, और लेस और मिनिमम साइड इफेक्ट होने चाहिए इनमें। रिवर्सिबल यानी ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने अगर यूज कर लिया इनको तो मैं लाइफ टाइम कभी भी है ना क्या स्टेराइल हो चुका हूं अब मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये रिवर्सिबल मेथड होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, यानी जो तुम्हारी सेक्सुअल ड्राइव है, सेक्सुअल प्लेजर है, उसमें हिंड्रेंस क्रिएट ना करे, ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये अपने आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की कुछ क्वालिटीज हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज एमटीपी, मेंशन एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टेक्निक। एमटीपी क्या होती है, उसका एक एडवांटेज बताना है, और एक उसका क्या बताएंगे हम, डिसएडवांटेज बताएंगे। तो हमें पता है एमटीपी क्या होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, कि जब हमारा फ्यूटस फुल्ली मैच्योर हुआ नहीं है, उससे पहले हम उसको टर्मिनेट कर दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एमटीपी। इंटेंशनल यानी जानबूझ के, और वॉलेंट्री यानी खुद से करवा रहे हैं, टर्मिनेट करवा रहे हैं किसको, प्रेगनेंसी को, बिफोर फीटस रीचेस मैच्योरिटी, यानी फीटस के मैच्योर होने से जस्ट पहले ही, तो इसको बोलेंगे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एडवांटेज क्या है, एमटीपी एस आर एसेंशियल केसेस, बहुत सारे केसेस में जरूरी है, जैसे रेप विक्टिम होते हैं, ठीक है, उनके केसेस में भी इंपॉर्टेंट है, रेप विक्टिम वाले केसेस में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा क्या है, वेयर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर मान लो कोई ऐसा केस है कि अगर मदर प्रेग्नेंट हो जाएगी तो मदर की डेथ हो सकती है, या फिर बच्चे की भी जान जा सकती है, तो उस केस में भी एमटीपी जरूरी है, अगर वो फीटल की हेल्थ के लिए या फिर मैटरनल हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, तो एमटीपी हमें करवानी होती है। डिसएडवांटेज क्या है, कि लोगों को अगर पता चल जाए एमिनोसाइंटिसिस के थ्रू कि भाई बच्चा लड़का होने वाला है, लड़की होने वाला है, तो जानबूझ के एमटीपी करवा लेते हैं, उससे फीमेल फिटिसाइड बढ़ रही है, यानी कन्या भ्रूण हत्या बढ़ रही है। तो इसलिए एमपीटी का ये एक डिसएडवांटेज भी है कि कुछ लोग इलीगल प्रेगनेंसीज करवा रहे हैं। कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके लड़कियों की एज 18 से कम होती है, वो कर लेते हैं, ओयो में चले जाते हैं, ठीक है, ओयो में जाने के बाद में भाई प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो उस केस में भी वो करवाते हैं, तो वो भी क्या है, एक टाइप से इलीगल यूज भी हो रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, लिस्ट सम इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इंप्रूविंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टैंडर्ड इन इंडिया। अगर इंडिया के अंदर मुझे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना है, तो मैं कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड कर सकता हूँ। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में तुमसे पूछा जा सकता है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे लोगों को एजुकेट करना है कि बर्थ कंट्रोल क्या होता है, बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, हमें इनको ये भी बताना है कि एक रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है, कि लड़कों की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, लड़कियों की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, लड़कों की 20 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये सब इनको बताना होगा। उनको हमें सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में बताना होगा, ऐसा नहीं कि अनहाइजीनिक प्रैक्टिस की वजह से कोई बीमारी फैल जाए, तो हमें ये बताना है उनको। हमें स्कूल में बच्चों को एजुकेट करना है अबाउट द सेक्सुअल रिलेटेड एस्पेक्ट, ठीक है, कि भाई सेक्सुअल रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड हमें बच्चों को एजुकेट करना है। तभी तो देखो एनसीईआरटी जो है ना, द कुरान, गीता, बाइबल, वो 8th क्लास से ही इंक्लूड कर देती है रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर, 8th क्लास से आने शुरू हो जाते हैं, ताकि बच्चों को पता लग जाए, जैसे टीनेज स्टार्ट होती है ना 8th क्लास के आसपास से, वैसे ही हमें बताना शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि एक लीगल बैन लगा दो जेंडर चेक करने के ऊपर, कि लोग पता लगाते हैं ना कि लड़का है लड़की, उसके ऊपर बैन लगाना होगा, तभी तो हमारे स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे। हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स वगैरह, उनको इंप्रूव करवाने हैं, अच्छे डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स रखने हैं, ताकि
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR कम हो जाए एंड MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाए। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोफेशनल फैसिलिटीज हमें रखनी होगी, ठीक है। गुड नर्सेज वगैरह हमें हॉस्पिटल में हायर करनी होंगी। तो ये सारे कुछ क्या स्टेप्स हैं हमें अगर इंडिया के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने हैं तो। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। What do the following contraceptive act to prevent unwanted pregnancy in human female? How do the following? कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के नाम दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि ये कैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेंगे। तो सबसे पहले है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो बेटा जी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस दो टाइप के होते हैं, एक तो हार्मोन रिलीजिंग होंगे और एक होंगे कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है उसमें आता है कॉपर टी एंड द कॉपर 7। आईयूडीज विच आर कॉपर रिलीजिंग वो दो टाइप के दे रखे हैं हमें, एक तो कॉपर टी और एक कॉपर 7। ये क्या करते हैं, कुछ कॉपर आयंस रिलीज करते हैं जो स्पर्म्स की मोटिलिटी को कम कर देते हैं और फर्टिलाइज नहीं करने देते स्पर्म को, ओवा को, ठीक है। दूसरे जो आईयूडीज होते हैं वो होते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। इसमें दो आते हैं, प्रोजेस्टासर्ट एंड द LNG-20। ये क्या करेंगे, हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट कर देंगे, इंप्लांटेशन वगैरह नहीं होने देंगे। तो दो टाइप के हमारे आईयूडीज हो गए हैं। ये आईयूडीज क्या करते हैं बेसिकली, एक तो ओव्यूलेशन नहीं होने दे रहे यानी ओवा को रिलीज नहीं होने दे रहे। दूसरा सर्विक्स जो होता है ना उसको क्या करेंगे, अनरिसेप्टिव बनाएंगे स्पर्म के लिए, कि जो सर्विक्स है वो स्पर्म वगैरह को रिसीव ना होने दे, आगे पहुंचने ही ना दे, ठीक है। उसको थिक करवा देंगे, सर्वाइकल म्यूकस वगैरह को। यूट्रस को भी क्या कर देंगे, अनसुटेबल कर देंगे फॉर द इम्प्लांटेशन। यूट्रस भी अब कैपेबल नहीं है बच्चे को होल्ड करने के लिए। तो ये तीन तरीके हो गए हैं, ठीक है। इंक्रीज फैगोसिटिस, ये जो आईयूडीज होते हैं ये क्या करते हैं, फैगोसिटिस करवा देता है। अगर स्पर्म वहां पे जा रहा है तो स्पर्म को खा जाएंगे, स्पर्म को खा जाएंगे यानी उसकी फैगोसिटिस हो रही है तो स्पर्म कम हो जाएंगे, अमाउंट कम हो गया उनका, ओलिगोस्पर्मिया के कोज हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि सहेली जो है, सहेली इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो किसने बनाया था, CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाया था। और हमें सहेली में क्या देखने को मिलता है, सहेली क्या होती है, वंस इन अ वीक पिल होती है। अब फीमेल को बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है तो काइंड ऑफ अ फ्रेंड है ना फीमेल की, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है, इसका नाम रख दिया हमने सहेली। तो देखिए रीजन टू यूज सहेली पिल्स, सहेली जो मेडिसिन है, पिल्स हैं, ठीक है, टैबलेट्स हैं, वो क्यों यूज करती हैं फीमेल कौन सा कंसेप्शन वगैरह के लिए, टू प्रिवेंट कंसेप्शन के लिए। पहला रीजन है कंटेन एंड नॉन स्टेरॉइड कंपोनेंट, यानी नॉन स्टेरॉइड पार्ट होता है इसके अंदर, ठीक है, स्टीरॉइड्स वगैरह नहीं देखने को मिलते। दूसरा हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी पड़ती है, तो वंस अ वीक पिल। जो नॉर्मली पिल्स होती है ना उनको 21 डेज तक लगातार कंटिन्यूसली इनटेक करना रहता है, ठीक है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ वंस अ वीक पिल है। सी वाला जो पार्ट है वो कहता है कि हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है इसकी और बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं इसके, इसलिए हमें क्या यूज करना है, सहेली यूज करना है। डी ऑप्शन जो डी पार्ट है वो कहता है इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन भी प्रिवेंट करती है, इम्प्लांटेशन भी प्रिवेंट कर देती है। अभी थोड़ा सा है ना टाइम हो चुका है स्कूल वगैरह का, तो जल्दी से इसको रैप करते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टू असिस्ट एन इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन। कुछ कपल है जो इनफर्टाइल है, ठीक है, मतलब उनके बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उनको क्या क्या सजेस्ट करोगे तुम, क्या क्या ऑप्शन है उनके पास। तो जितनी भी तुम्हारी ART है, ART वो सारी लिख देना कि भाई हम उसको IVF बता सकते हैं, इनवर्ट्रो फर्टिलाइजेशन बता सकते हैं, ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बता सकते हैं, यूट्राइन ट्रांसफर बता सकते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर बता सकते हैं, ठीक है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का यूज बता सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद कुछ हो सकता है, तो इन सब के बारे में बता देना। छोड़ता हूं मैं इसको, खुद से कर लेना, इजी क्वेश्चन है। लास्ट वाला जो ये पार्ट है ना ART वाला और STDs वाला, इसको तो बेटा जी भूल के ही मत छोड़ देना, वरना अच्छा वाला पाप लगेगा तुम्हें अगर ये वाले क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया है तो, ये वाला पार्ट अगर तुमने मिस कर दिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केस बेस्ड क्वेश्चन है। अ प्रेग्नेंट फीमेल was advised to undergo MTP. It was diagnosed by her doctor. एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट थी, उसको डॉक्टर ने कहा MTP करवा लो। It was diagnosed by her doctor that the fetus she is carrying is develop a zygote. ये जो fetus है इसका, ठीक है, यानी ये जाइगोट है, ये किससे बना है, एक तो फीमेल के एग से बना है और दूसरा मेल के स्पर्म से बना है। मेल के स्पर्म में था Y क्रोमोसोम और फीमेल के एग में था XX क्रोमोसोम, इनसे मिलके बना एक जाइगोट। तो क्या बन गया, XXY बन गया ना। तो बेटा जी ये तो क्लिन फिल्टर वाली वो होगी ना कंडीशन कि ट्राइजो क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ चुकी है X क्रोमोसोम की, तो कौन सी बीमारी हो सकती है इसको, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है, गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, इसलिए डॉक्टर ने उसको क्या कहा है, MTP करवाने के लिए कहा है।
इन केस जाइगोट विल बी XXY। तो जाइगोट कैसा होगा, XX एंड Y टाइप का होगा। तो बीमारी कैसी होगी, जो मेल होगा उसमें कौन सा डिसऑर्डर यानी सिंड्रोम देखने को मिलेगा, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, वो स्टीराइल होगा, फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल नहीं होगा, उसमें गायनेकोमेस्टी यानी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ड्यू टू दिस डिसऑर्डर फीमेल वॉज प्रिस्क्राइब, इसीलिए फीमेल को डॉक्टर्स ने क्या कहा है, MTP करवा लो, अबॉर्शन करवा लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनकी एग्जाम में, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो CBSE हो, HBSE हो, RBSE हो, उनमें आने की कुछ ज्यादा ही प्रोबेबिलिटी है। इन क्वेश्चंस को तो हमें अच्छे से कर लेना है, बढ़िया से कर लेना है। बीच बीच में मैंने आपको कुछ टॉपिक बता दिए, जैसे STD वाला बता दिया है। ठीक है, कि भाई जितनी भी तुम्हारी STDs हैं, वायरल STDs, बैक्टीरियल STD, कौन सी क्यूरेबल है, कौन सी नॉन क्यूरेबल, उनको अच्छे से रट लेना। दूसरा जो टॉपिक है वो होता है ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसमें जितने ही बता रखे हैं, IVF बता रखा है, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बता रखा है, जो कुछ भी है वो सब अच्छे से कर लेना, उनकी सबकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कि नेचुरल वाले कौन से हैं, कॉपर रिलीजिंग कौन से हैं, हार्मोनल कौन से होंगे, पिल्स वाले कौन से होंगे, उनको हमें बड़े ही अच्छे से कर लेना है। उससे जो नेक्स्ट होगा, उससे नेक्स्ट और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट इसमें, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, कि भाई ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। अब थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, जो थोड़े से कम प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने के, जैसे कि भाई पॉपुलेशन क्यों ग्रो कर रही है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों जरूरी है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी हमें देख लेना है। अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिनके पास एडिशनल में मैथ थी, ये वाला चैप्टर वो जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उनके। इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, एक दिन में भी रेडी कर सकते हैं जिनके पास एडिशनल मैथ थी। चलिए अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा इकोलॉजी यूनिट को पहले कवर करने के लिए, छोटी यूनिट है तो इकोलॉजी कवर कर लेंगे, या फिर हो सकता है जेनेटिक्स इंक्लूड कर लूं पहले, देखेंगे, चलो जो भी है। बने रहे बडिंग मेडिकोस पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, सी या।